हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं दीर्घा स्वागत करती हूं आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में हमने सीटेट साइंस पेपर 2 के कुछ साइंस की पेडागोजी के एमसीक्यू रखे हैं, तो आज इनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपकी जो सीटेट है वो साइंस में किस किस तरह से पेडागोजी कैसे कैसे पूछ सकता है, और साथ ही आपको हम पेडागोजी सॉल्व करने का भी तरीका बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से क्या एक विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है? तो आपके ऑप्शन क्या दे रखे हैं? विज्ञान हमेशा स्थायी है, विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, या फिर विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। देखिए, बात करें अगर हम विज्ञान के प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है, क्या विज्ञान हमेशा अस्थायी है? तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो आपकी साइंस है वो हमेशा स्थायी रहती हो। और ऑप्शन बी में दे रखा है विज्ञान एक ज्ञान की रचना की प्रक्रिया है, तो ये बात बिल्कुल सही है, विज्ञान आपकी एक ज्ञान की ही रचना मानी जाती है। और ऑप्शन सी दे रखा है आपसे विज्ञान की प्रकृति स्थिर है, तो ऐसा कुछ नहीं कि आप जो कुछ भी सीखते हैं अगर साइंस के बारे में तो वो आपका स्थिर ही रह जाता है। तो आपका ये ऑप्शन जो है ये आंसर के अकॉर्डिंग सही होने वाला है। आपका जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। वही विज्ञान जो है वो संदेहवाद को बढ़ावा देता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा नहीं देता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किसका विकास विज्ञान के द्वारा होता है? तो आप सभी को बताना है कि किसका विकास जो है वो विज्ञान के द्वारा संभव है। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं वैज्ञानिक स्वभाव, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, स्थायी मानस प्रवृत्ति, या फिर निष्पक्षता। और आपके ऑप्शन दे रखे इसी के साथ, क्या ए, बी और डी होगा, सी और डी होगा, ए और सी होगा, या फिर ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है बी, सी और डी होगा। तो आप सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करते हैं विज्ञान के विकास के बारे में, तो यह आपका एक प्रकार से वैज्ञानिक स्वभाव माना जाता है, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ साथ ये एक प्रकार से निष्पक्ष आपकी जांच करता है। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं तो आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये सही हो जाएगा। ए वैज्ञानिक स्वभाव, ऑप्शन बी में दे रखा है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, और ऑप्शन सी आपका होगा नहीं, इसलिए ये कट हो जाएगा। और डी आपका निष्पक्षता, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है? तो आपको बताना है कि ऐसी कौन सी युक्ति है जो विज्ञान शिक्षण अधिगम को सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त हो सकती है। और आपके ऑप्शन क्या दे रखे हैं? सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना, या फिर छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना, या फिर छात्रों के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना, या फिर विज्ञान की पुस्तकों को पढ़ना। तो आप सभी साथियों को क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कमेंट करना है, बताइए कि 3 का आंसर सही क्या होगा। तो देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं तो आपका पहला दे रखा है सबसे पहले छात्रों को सीखने में जोड़ने पर कार्य देना, तो ये बात तो ठीक है। बाकी और भी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं वो। छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना, तो ऐसा नहीं है कि आप समूह आकलन के लिए सबको प्रोत्साहित करेंगे। और दे रहा है ऑप्शन सी में छात्रों के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप छात्रों को कठिन कठिन बिंदु दे देंगे और वो उनको स्पष्ट करेंगे, तो ये बात बिल्कुल गलत है। देखिए, आपको सीटेट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जहाँ पे भी निगेटिव वर्ड दे रखते हैं तो वो आपके आंसर नहीं होते हैं। तो सबसे पहले आपको सीटेट के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको निगेटिव वर्ड बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है, डीपली एकदम माइंड फ्रेश करके, तो आपको ये ध्यान रखना है। और वहीं देखिए, अगर हम अपने क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो ऑप्शन डी में कह रहा है आपसे विज्ञान की पुस्तक को पढ़ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जब आप विज्ञान की पुस्तक को पढ़ेंगे तभी आप विज्ञान के जो शिक्षण अधिगम होता है उसको आप सबसे उपयुक्त मानेंगे, तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। देखिए, अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं तो इसका जो ऑप्शन नंबर ए है, सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य देना, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं वो हमसे क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है आपसे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार एक अच्छी विज्ञान शिक्षा क्या है, और आपके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। सीखने वाले के प्रति सच्ची होनी चाहिए, सीखने वालों के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, या फिर विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए, या फिर शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए। और नीचे आपके ऑप्शन दे रखे हैं केवल डी, ए, बी और सी, केवल बी, या फिर बी और सी। आप सभी को कमेंट करना है, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि एक अच्छी विज्ञान शिक्षा क्या है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार। देखिए, अगर हम बात करते हैं अच्छी विज्ञान शिक्षा की, जो कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग, तो ये जो है आपकी, ये सीखने वाले के प्रति सच्ची और ईमानदार होनी चाहिए, ये बात सही है आपकी। और दे रखा है आपका सीखने वालों के पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए, तो ये बात भी सही है कि अगर सीखने वाला आपके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अगर ईमानदार होगा तो ये भी आपकी एक अच्छी विज्ञान की शिक्षा मानी जाती है। और वहीं आपको ऑप्शन सी में दे रखा है विज्ञान के प्रति सच्ची होनी चाहिए, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि जो आपकी विज्ञान शिक्षा है वो आपके विज्ञान के प्रति भी सच्ची होनी चाहिए। और ऑप्शन डी दे रखा है शिक्षक के प्रति सच्ची होनी चाहिए, तो ये बात नहीं है आपकी, शिक्षक के प्रति सच्ची हो या ना हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सीखने वालों के प्रति सच्ची होनी चाहिए और पर्यावरण के प्रति सच्ची होनी चाहिए और विज्ञान के प्रति भी सच्ची होनी चाहिए। इसलिए हम ऑप्शन नंबर 2 के साथ चले जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या पूछ रहा है कि एक विज्ञान शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, मतलब एक जो आपका साइंस का टीचर होता है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल क्या प्ले करता है, तो आपको ये बताना है। देखिए ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, उच्च संज्ञानात्मक क्षमताओं वाले प्रश्नों के निर्माण के लिए सभी छात्रों को प्रेरित करना, या फिर छात्रों को उत्पाद आधारित शिक्षण अधिगम पर्यावरण प्रदान करना, या फिर छात्रों को प्रचुर विभिन्न सीखने के अनुभव प्रदान करना, या फिर सृजनात्मक विचारों को रखने के अभ्यास में छात्रों का मार्गदर्शन करना। देखिए अगर हम बात करें एक विज्ञान के शिक्षक के रोल प्ले की, तो इसका जो आपका सही आंसर चला जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, कि जो आपका एक टीचर होता है साइंस का वो बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनके सीखने के अनुभव प्रदान करे, या फिर उन्हें सीखने के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान करे। तभी जो एक आपका विज्ञान का शिक्षक होगा वो विज्ञान के प्रति एक सच्चा, कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार माना जाएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सृजनात्मक विचारों को रखने के अभ्यास में छात्र का मार्गदर्शन करना। ये सब ऑप्शन ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर रहने वाला है वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना का अर्थपूर्ण स्पष्टीकरण दिया जा सकता है। तो आपको बताना है कि प्रकाश के परावर्तन के संकल्प में कौन सा अर्थ स्पष्टीकरण देगा आपका आंसर। संकल्पना आधारित बंद उत्तर वाले प्रश्नों को पूछकर, तो देखिए अगर आप कभी भी जो थिंकिंग पे डिपेंड होते हैं आपके क्वेश्चन या फिर आंसर, तो वो आपके बंद उत्तर वाले नहीं होने चाहिए। हमेशा जो मुक्त उत्तर होते हैं, मतलब कि जो खुले रूप से उत्तर दिए जाते हैं वो सही होते हैं, तो आपका बंद उत्तर नहीं होगा। वहीं दे रहा है प्रकाश के परावर्तन को दिखाता हुआ चार्ट। क्या ऐसा होता है कि आपके प्रकाश के परावर्तन की जब आप संकल्पना देंगे तो इसका पूर्ण अर्थ स्पष्ट कर पाएगा? तो ऐसा भी नहीं है। और दे रखा है संकल्पना आधारित एनिमेटेड वीडियो। तो देखिए ये बात भी नहीं है कि अगर आप संकल्पना के आधारित अगर आप एनिमेटेड वीडियो दिखाते हैं तो प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर पाएंगे, तो ये बात भी गलत है। और ऑप्शन डी में कह रहा है आपसे सीखने वालों के द्वारा सफ़ेद कागज के पर्दे पर प्रकाश के परावर्तन का अवलोकन करना और उसका निष्कर्ष निकालना। मतलब कि जो प्रैक्टिकल रूप में होगा ना वो प्रकाश के परावर्तन की संकल्पना को अर्थ रूप से स्पष्ट करेगा। तो जब आप किसी चीज़ को मतलब करके दिखाते हैं तो उस चीज़ का जो इफेक्ट होता है आपका वो बहुत ज़्यादा पड़ता है। इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर नंबर डी होगा वो सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है आपसे विज्ञान में क्षेत्र भ्रमण क्यों आवश्यक है। तो आपको बताना है कि विज्ञान के क्षेत्र में जो क्षेत्र भ्रमण होता है वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है।
आपके ऑप्शन दे रखे हैं, इसका संचालन आसान है, यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है, यह सीखने वालों में मेहनत की आदत का विकास करता है, यह विज्ञान की जानकारी इकट्ठी करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी साथियों को आंसर करना है कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करें विज्ञान के क्षेत्र में भ्रमण की, तो इसका संचालन करना आसान है। क्या ऐसा होता है कि जब आप इसका संचालन करेंगे तो विज्ञान के क्षेत्र में तभी वो आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहीं ऑप्शन बी में पूछ रहा है आपसे, यह अपने हाथ से कार्य करने के अनुभव प्रदान करता है। मतलब कि जब आप किसी चीज़ को प्रैक्टिकली देखेंगे तो वो आपको ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपके ऊपर। मतलब कि जब आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से करते हैं या किसी चीज़ को प्रोजेक्टिव रूप में करते हैं तो वो आपको सबसे ज़्यादा अनुभव प्रदान करता है, यानी कि आपको सबसे ज़्यादा समझ प्रदान करता है और आपको पता भी लग पाता है कि हमने किस किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें कैसे करी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि अपने हाथ से जब हम कोई कार्य करते हैं तो वो हमें ज़्यादा अनुभव प्रदान करते हैं। वहीं यह सीखने वालों की मेहनत की आदत का विकास करता है। तो किसी भी चीज़ की देखिए आदत डालना बहुत बेकार है, तो आपको आदत नहीं डालनी है, तो आपका ये आंसर नहीं होगा। देखिए, पहली बात तो अगर हम करते हैं निगेटिव वर्ड की, तो आपका आदत हो गया, या फिर किसी चीज़ को इकट्ठा कर लिया, तो ये सब आंसर जो है वो आपके निगेटिव आंसर होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है बहुत अच्छे से इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आपका जो आंसर नंबर सी होगा ये भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन डी भी आपका गलत हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है आपसे, विज्ञान में सीखने जैसे आकलन का अर्थ क्या होगा? तो देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करना है और हम आप इसके ऑप्शन पर देते हैं। रचनात्मक आकलन होगा, क्या सत्र आकलन होगा, या फिर योगात्मक आकलन होगा, या फिर स्व आकलन होगा। मतलब कि खुद से किया हुआ आकलन वो स्व आकलन कहलाता है। देखिए, अगर हम बात करें विज्ञान में सीखने जैसे आकलन की, तो ये जो होता है आपका, ये मतलब खुद के द्वारा जो किया गया आकलन होता है वो कहलाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। और जितने भी नए साथी जुड़े हैं वो सभी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे एक बार। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि कौन सा विज्ञान में रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता है। आपको बताना है कि रूपात्मक आकलन की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। अगला दे रखा है, यह अपनी प्रकृति में निदानात्मक है। या फिर इसका उद्देश्य है प्रायोगिक कौशलों को समुन्नत करना। या फिर यह वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है। तो आपको बताना है कि जो आपको रूपात्मक आकलन होता है इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है। तो आप सभी साथियों को जल्दी से कमेंट करना है इस क्वेश्चन के लिए, बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करें रूपात्मक आकलन की, तो ये जो होता है आपका, ये अपनी प्रकृति में निदानात्मक भूमिका निभाता है। तो आपका जो सही आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही बात करें अदर ऑप्शन की कि इसका उद्देश्य विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, तो ऐसा नहीं है। इसका उद्देश्य है प्रायोगिक कौशलों को समुन्नत करना, तो ऐसा भी नहीं है। और यह वर्ष के अंत में आयोजित किया जाता है, तो ये बात भी गलत है। रूपात्मक आकलन आपका जो है वो वर्ष के अंत में नहीं आयोजित किया जाता है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, विज्ञान शिक्षण में परियोजना पद्धति के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त कथन कौन सा है। तो इसमें आपको कथन दे रखे हैं और आपको बताना है कि जो विज्ञान की शिक्षण में परियोजना पद्धति है उसकी मुख्य विशेषता क्या है। कह रहा है, विद्यार्थियों में आधारभूत संघ संकल्पनाओं की समझ को बढ़ावा देता है। क्या ऐसा है कि जो विद्यार्थी होते हैं उनकी जो आधारभूत कल्पनाएं होती हैं उनकी ये समझ को बढ़ावा देता है। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, परियोजना पद्धति इस पर बल नहीं देती है। वहीं ऑप्शन बी में दे रखा है कि कार्य करने की वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देती है। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि विज्ञान जो है आपका ये सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक पद्धति को बढ़ावा देती है। तो इस हिसाब से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहीं आपका सी भी नहीं होगा कि अंक संबंधी अंकीय योग्यताओं को समुन्नत करना, ऐसा नहीं है। ये आपका मैथ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है। वहीं तर्कणा कौशल को दृढ़ करने में, तो ऐसा भी नहीं है। तर्कणा भी आपकी जो रीजनिंग होती है ये भी आपकी मैथ में ज़्यादा काम करती है। तो इसलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, विज्ञान में डैश के लिए प्रायोगिक कार्य पर बल दिया जा सकता है।
तो सभी साथियों को कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 11 में, तो इसमें दे रखा है सैद्धांतिक संकल्पना उनकी सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने, और ऑप्शन बी दे रखा है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत में सुधार करने, या फिर विद्यार्थी की समय पाबंदी और नियमितता की सही तरह से जांच करने, या फिर लिखित रिकॉर्ड रखने की आदत का विकास करने और विद्यार्थियों की सहायता करने। तो देखिए, इसमें भी आदत दे रखा है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। वहीं दे रखा है विद्यार्थियों की समय पाबंदी और नियमितता की सही तरह से जांच करने। तो देखिए, इसमें पाबंदी शब्द आया है। बच्चे पर आपको किसी भी तरह से कोई पाबंदी नहीं लगानी है, ये तो आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। बच्चे को आपको अपने आप से कार्य करने देना है। वो जितना खुद से कार्य करेगा वो उतना ही ज़्यादा अच्छा सीखेगा और उतना ही ज़्यादा उसके अंदर सीखने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो इस हिसाब से आपको विद्यार्थी पे कभी रोक टोक तो नहीं लगानी है किसी भी चीज़ पर। और वहीं दे रखा है विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत में सुधार करने, तो ऐसा भी नहीं है बिल्कुल भी। वहीं आपका ए दे रखा है सैद्धांतिक संकल्पना उनकी सत्यता की जांच करने में विद्यार्थियों की सहायता करने, तो ये बात बिल्कुल सही है आपकी। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 11वें का। चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है आपसे कि कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। मतलब कि आपको बताना है कि जो आपका उच्च प्राथमिक स्तर होता है उसमें विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए, आपके ऑप्शन पढ़ देते हैं क्या दे रखे हैं इसमें। अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में निपुणता विकसित करना, वैज्ञानिकों के नाम और वैज्ञानिक खोजों को याद करना, या फिर तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, या फिर महत्वपूर्ण तथ्यों तथा सूत्र को सीखना। देखिए, अगर हम बात करते हैं कि आपकी जूनियर लेवल की, तो इस पर जो होता है आपका, उसमें विज्ञान शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य रहता है, क्या अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यासों को हल करने में निपुणता विकसित करना। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी भी अभ्यास को अगर हल कर देंगे तो उसमें निपुणता विकसित हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और दे रखा है आपसे वैज्ञानिकों के नाम और वैज्ञानिक खोजों को याद करना, तो ऐसा कुछ नहीं है। रट्टा तो बिल्कुल नहीं मारना है, रट्टा करने वाली बात तो बिल्कुल भी गलत है। और दे रखा है तार्किक चिंतन को बढ़ावा देना, ये बात सही है आपकी, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देता है। वही महत्वपूर्ण तथ्यों तथा सूत्र को सीखना, तो ये बात गलत है आपकी। ना महत्वपूर्ण तथ्य काम आते हैं, ना ही आपके महत्वपूर्ण सूत्र जो आपके रट्टा मार के काम आते हैं। तो आपको जो सही आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है आपसे कि विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थियों में शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने हेतु कार्य का चुनाव करते हुए एक शिक्षक जो है वो किस पाठ का चुनाव करेगा। तो आपको बताना है कि एक विज्ञान की कक्षा है, उसमें जो कुछ विद्यार्थी हैं वो शोध कार्य से संबंधित दक्षताओं का विकास करने के लिए कुछ कार्य का चुनाव करते हैं, तो उसमें एक जो शिक्षक है वो किस पाठ का चुनाव करेगा। तो चलिए, इसके ऑप्शन देखते क्या दे रखे हैं। क्या पाठ्यक्रम में दी गई पाठ्य सामग्री में से जिसे एक निर्धारित समय में पूरा करना है। क्या ऐसी बात है कि आपको अगर कोई पाठ्यक्रम में कोई पाठ्य सामग्री दी गई है तो उसे आप एक लिमिटेड टाइम में ही पूरा करना होता है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बात गलत है। वहीं दे रखा है जो विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से संबंधित समस्या हो और उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग भी हो। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि जो विद्यार्थी की जो दैनिक जीवन से जितने भी संबंधित समस्याएं होती हैं, जब आप उस कक्षा के पाठ्यक्रम का भाग होगी तभी वो शिक्षक आपका समझ पाएगा कि विद्यार्थी को उसके जो आपकी दैनिक जो ज़िंदगी होती है निजी जीवन की, तो उसमें आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं वो सब आपका पता कर पाएगा। वहीं ऑप्शन सी में दे रखा है कि जिसे कक्षा के अधिकतर विद्यार्थी पसंद करें। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप किसी टीचर को ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो आपका शोध कार्य से संबंधित जितनी भी दक्षताएं हैं उनको विकसित करने के लिए चुनाव करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वहीं दे रखा है जिसे वह सोचती है कि विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, तो ऐसा कुछ नहीं है। टीचर के ऊपर तो डिपेंड ही नहीं होना है कि मतलब जो अब टीचर जैसा सोचेगा वैसा ही विद्यार्थी करेंगे या फिर वैसा ही एकदम वो अपना रोल निभाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि विद्यार्थियों के लिए जो टीचर सोचेगा वो ज़रूरी नहीं है कि वो महत्वपूर्ण ही हो। तो इसलिए आपका जो सही आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है आपसे
अधिकतर शिक्षा बोर्ड ने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगाया है? क्योंकि आपको बताना है कि जो शिक्षा बोर्ड हैं कुछ, उन्होंने पशुओं के विच्छेदन पर प्रतिबंध लगा दिया है, वो किस लिए लगाया है? आपको सही आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। देखिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के सही आंसर की कि पशु विच्छेदन के लिए अब उपलब्ध नहीं है, या फिर पशुओं को प्राप्त करना एक महंगा सौदा बन गया है, या फिर वे नए रोग फैला सकते हैं, और पशुओं के प्रति क्रूरता को रोकने के लिए विद्यार्थियों को संवेदनशील करने की आवश्यकता है। देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर की, तो इसका जो सही आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। पशु विच्छेदन के लिए अब उपलब्ध नहीं है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है? और आपके ऑप्शन दे रखे हैं, अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना, अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है, या फिर अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए, या फिर अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंच जाना चाहिए। वहीं आपके ऑप्शन दे रखे हैं, क्या ए और बी सही होगा, केवल ए सही होगा, या फिर सी और डी दोनों ही सही होंगे, या फिर केवल बी सही होने वाला है? तो देखिए, अगर हम बात करते हैं एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो आपके उच्च प्राथमिक स्तर में विज्ञान की पाठ्यचर्या है, वो आपकी अवधारणाओं के जो आपके मतलब दैनिक जीवन में जो आपके अनुभव होते हैं उनको जो है वो समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। मतलब कि जो आप दैनिक जीवन में जो कुछ भी आप सीखते हैं और आपके जो अपने क्लास में जो कुछ भी सीखते हैं, तो उन सबको जो है वो एक दूसरे से रिलेट करके ही आपका सीखना चाहिए। और एनसीएफ भी आपके इसी बात पर बल देती है कि जो आप दैनिक जीवन में सीखते हैं और जो आप अपने क्लास में सीखते हैं वो आपके सेम अनुभवों पर आधारित होनी चाहिए। तो इसलिए आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसी के साथ बात करें अगर हम अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंच जाना चाहिए, और आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये भी सही हो जाएगा। तो बात करें अगर हम सही आंसर की, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। सी और डी जो है ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं आपके। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है आपसे, निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य हैं। मतलब कि कुछ कथन दिए गए हैं और आपको पहचानना है कि विज्ञान के संबंध में कौन सा कथन आपका सही है। क्या वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं? क्या ऐसी बात है? वहीं दे रखा है, सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। और अगला दे रखा है, जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है। वहीं दिया है, आने वाले समय में विज्ञान समाज के अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। बात करें अगर हम वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि वैज्ञानिक जो होते हैं वो अपने किसी भी काम को पूरा करने के लिए अपनी थिंकिंग या फिर अपनी जो उनकी कल्पना होती है वो उस पर बहुत विश्वास करते हैं। तो ये बात आपकी सही है। और वहीं बी में दे रखा है, सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजा और परखा जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये ऑप्शन नहीं आपका होगा। वहीं दे रखा है, एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा बहुत अधिक समर्थन मिलता है तो वह नियम बन जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि जब आप किसी चीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे तो आप उसे नियम घोषित कर देंगे, ऐसा भी नहीं है। और दे रखा है, आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपकी साइंस है वो मतलब जो आपका आने वाला समय होगा उसमें बहुत ज़्यादा जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स होंगी वो उनको सॉल्व कर देगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो आपका जो सही आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि जो आपके वैज्ञानिक होते हैं वो अपने काम को पूरा करने के लिए अपनी कल्पना पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों में संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है? तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि जो आपके शिक्षार्थियों के अंदर जो संकल्पनात्मक कमी होती है उनको समझने के लिए आप कौन सी रणनीति अपनाएंगे। क्या उन्हें आप नियमित गृह कार्य देंगे, मतलब डेली उन्हें आप होमवर्क देते रहेंगे, या फिर उन्हें जो है प्रयोगात्मक कौशल का अवलोकन करने को कहेंगे, या फिर उन्हें प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करेंगे, या फिर अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करेंगे? तो आपको इसका सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या होगा?
देखिए, बात करें अगर हम नियमित गृह कार्य देने की, तो ज़रूरी नहीं है कि जब आप नियमित गृह कार्य दिए रहेंगे बच्चों को, तो उसके अंदर जो है संकल्पनात्मक कमी जो है वो उसको आप समझ पाएंगे कि उसके अंदर किस चीज़ की कमी है, वो क्यों नहीं सीख पा रहा है, किस लिए नहीं सीख पा रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जब आप नियमित गृह कार्य देंगे तभी उसको आप परख पाएंगे, तो ये गलत है रणनीति, ये नहीं होगी। और दे रखा है प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना, तो ऐसा भी नहीं है कि जब आप प्रयोगात्मक कौशल करवाएंगे या फिर उनका अवलोकन करेंगे तभी आप जान पाएंगे, तो ये भी बात गलत है। और दे रखा है प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करेंगे, तो ऐसा भी नहीं है कि जब आप क्वेश्चन आंसर मतलब डेली उनका जो है आप अपनी कक्षा में प्रश्नोत्तरी आयोजित करते रहेंगे तब उनकी एक रणनीति को आप समझ पाएंगे, ऐसा भी नहीं है। और दे रखा है अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना, तो देखिए ये बात बिल्कुल भी सही है। अवधारणा का प्रयोग करके आप उनको, जो शिक्षार्थी होते हैं उनकी जो संकल्पनात्मक कमी होती है, उनकी जो सोचने की थिंकिंग होती है, आप उनको समझने के लिए बहुत अच्छी रणनीति मानी गई है कि अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपसे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए, कि मतलब जो आपका एनसीएफ कह रहा है उसके अनुसार जो आपकी एक अच्छी विज्ञान की शिक्षा है वो किस तरह की होनी चाहिए। क्या कक्ष संस्कृति के प्रतिनिष्ठ होनी चाहिए, या फिर बच्चे के प्रतिनिष्ठ होनी चाहिए, या फिर एक जो साइंस का टीचर है उसके प्रतिनिष्ठ होनी चाहिए, या फिर जो आपका स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है उसके प्रतिनिष्ठ होनी चाहिए। तो आपको क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, अगर हम बात करें एनसीएफ 2005 की, तो इसके अनुसार जो है वो आपकी एक अच्छी विज्ञान की जो शिक्षा है वो आपकी एक बच्चे के प्रति जो ज़्यादा निष्ठ रहेगी वो ज़्यादा बेस्ट मानी जाती है। बल्कि दिया है कक्ष संस्कृति के प्रति निष्ठ, तो ऐसा नहीं है कि कक्ष के जो एटमॉस्फेयर है उनके प्रति निष्ठ हो, तो ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन बी में दे रखा है बच्चे के प्रति निष्ठ हो, तो देखिए ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप बच्चे के अकॉर्डिंग देंगे विज्ञान की शिक्षा तो वो ज़्यादा निष्ठ मानी जाएगी, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वही विज्ञान शिक्षक के प्रतिनिष्ठ, तो ये बात गलत है। और विद्यालय के वातावरण के प्रतिनिष्ठ, तो ये बात भी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, एक अच्छी विज्ञान की शिक्षा जो है वो पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं प्रक्रियात्मक, संज्ञानात्मक, पर्यावरण संबंधी या फिर संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक तो आपको दो बार दे दिया गया है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। आपको इसका सही आंसर बताना है। इन्हीं तीनों में से आप बता दीजिए कि इसका सही आंसर क्या रहने वाला है। देखिए, बात करें अगर हम एक बेस्ट जो आपकी साइंस की जो एजुकेशन होती है ना, उसकी जो आप वैधता की संतुष्टि का क्रियाकलाप करेंगे वो आपका हो जाएगा प्रक्रियात्मक। इसका मतलब कि आपका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ये इसका सही आंसर रहने वाला है। चलिए इसी के साथ अपना आज का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं विज्ञान का कोना बनाना, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, विज्ञान क्लब की स्थापना करना, या फिर कक्षा में आपको लेक्चर देना बहुत ढेर सारे। तो देखिए, अगर हम बात करें बच्चों के अंदर सक्रिय अधिगम की गतिविधि करने के जो आपका प्रावधान इसके अंदर नहीं होगा, वो जाएगा आपका कक्षा में व्याख्यान सुनना। मतलब कि टीचर को कक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा व्याख्यान का प्रयोग नहीं करना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उनको बोल करके नहीं सुनाना है। वो जितना प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करके दिखाएंगे बच्चे, उतना ज़्यादा ही आपके अधिगम में सक्रिय होते हैं और उतना ज़्यादा ही वो इंटरेस्ट लेते हैं किसी भी चीज़ को करने में। तो आपका जो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विज्ञान का कोना बनाना ये नहीं होगा, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना ये बात भी बिल्कुल गलत है, और विज्ञान का क्लब बनाना तो ये बात भी बिल्कुल गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा ये एकदम राइट आंसर होगा। तो चलिए दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को ये क्लास? आप सभी साथी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अगर आपको किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार का भी कोई भी डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।